हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में, और हमने ये स्टडी किया कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये पता किया कि न्यूक्लियस जो है वहाँ पे एटम के जो उसका संपूर्ण, उसका जो कंप्लीट जो मास है वो न्यूक्लियस में क्या रहता है, स्टोर रहता है, ऐसा उन्होंने बताया। और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये भी बताया कि जो चार्ज भी है वो भी कंसंट्रेटेड कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, अब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूक्लियस में क्या रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है। तो अब आज अपने स्टडी करेंगे इसके ऊपर बेस्ड मॉडल उन्होंने क्या दिया, यानी उन्होंने किस तरह से एटम की स्ट्रक्चर को बताया, भी एटम कैसा है इसके बारे में उन्होंने बताया। तो नंबर 1 पॉइंट उन्होंने ये बताया कि ऑल द मास, approximately all the mass and charge is concentrated at the center of atom, which is called nucleus, and its radius is 10 raised to power minus 15 मीटर। उन्होंने बताया कि जो अपना एटम है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट ऑल द चार्ज एंड मास, क्योंकि न्यूक्लियस के अलावा फिर बाकी चार्ज किसका बचा, इलेक्ट्रॉन का। तो हाफ तो चार्ज लगभग किस पे हो गया, पॉजिटिव हो गया, और हाफ किसका होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑल द पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर पे होता है। और इसकी जो अपनी रेडियस इन्होंने बताई, यानी ये भी स्फेरिकल होता है न्यूक्लियस, और इसकी रेडियस उन्होंने बताई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15 मीटर। बहुत ही स्मॉल ये यूनिट है। इसको बोला जाता है फर्मी या फेम्टोमीटर या फर्मी। 1 FM जो है वो इक्वल होता है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15 मीटर की। FM से भी लिख देते हैं, फर्मी इसको बोल देते हैं। सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि जो अपना न्यूक्लियस है उसके अराउंड 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर रेडियस के होलो स्फेरिकल शेल में या स्फेरिकल अरेंजमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही चार्ज टोटल इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। यानी अगर यहाँ पे 2e पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी उसमें, और उसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो भी कितना होगा, -2e होगा, एक का e दूसरे का भी e। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड जो है घूमते रहते हैं सर्कुलर। इन्होंने उसकी कोई भी यानी कि रदरफोर्ड ने इसकी कोई भी ऑर्बिट वगैरह के बारे में नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि न्यूक्लियस है उसके अराउंड घूमता रहता है हमारा इलेक्ट्रॉन। और टोटल जो एटम का साइज होता है, यानी हम न्यूक्लियस तो इतना बोलेंगे 10⁻⁻15, और जितने पाथ के अंदर ये घूम रहा है उस पाथ तक की जो रेडियस इन्होंने ली है वो बताइए 10⁻⁻10 मीटर। तो 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 ओमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो एटम का जो साइज इन्होंने बताया वो बताया 10⁻10, और न्यूक्लियस को बताया 10⁻15। और इन्होंने कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यानी एक अगर पॉजिटिव चार्ज 2 प्रोटॉन का है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, ऐसा इन्होंने बताया। थर्ड चीज इन्होंने ये भी बताई है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के अंदर मूव करते रहते हैं, और इनको जो एनर्जी मिलती है, इनका जो फोर्स लगती है मूव कराने के लिए सर्कल में, वो फोर्स लगती है ड्यू टू कूलम फोर्स, कूलम अट्रैक्शन फोर्स। यानी जो हम जानते हैं कि
जो कूलम फोर्स है वही क्या करती है, दो चार्जेस के बीच में लगती है। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। और 11th में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी चीज को अगर अपने को सर्कल में घुमाना है, अगर उसको सर्कल में घुमाना है तो उसके लिए एक फोर्स नीडेड होती है, सेंटर की ओर जो लगती है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई भी चीज अगर सर्कल के अंदर घूमेगी तो उसको एक फोर्स चाहिए विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जो सिर्फ उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है, जो उसकी डायरेक्शन को क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बोलते हैं। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन करता है न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के लिए, न्यूक्लियस जो है एटम के अंदर, वो और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है। क्योंकि हमारे पास में जो इस अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए F विल बी इक्वल टू K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E इंटू E अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है, ऑर्बिट की रेडियस। ऑर्बिट के बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जितनी रेडियस के अंदर सर्कल पाथ में घूम रहे इलेक्ट्रॉन उसकी रेडियस, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टोटल चार्ज न्यूक्लियस पे कितना है, Z इंटू ई। टोटल चार्ज न्यूक्लियस पे कितना है, Z इंटू ई। Z क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, क्योंकि अगर अपना हम जानते हैं जितना Z होता है उतना ही क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो Z इंटू ई जो है वो क्या है, टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ई जो है वो ये, और अगर इसका वेक्टर क्वांटिटी लें तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन। यानी फोर्स कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है, ये इन्होंने बताया, ठीक है। ये सब चीजें इन्होंने बताई। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और सर्कल में घूमती हुई चीजों के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। वो किसने दी, यहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है, वो इन्होंने बताया कि प्रोवाइड करता है हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाली फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। इसलिए लगातार बॉडी का एक्सेलरेशन होता रहता है और वो घूमते घूमते जो है अपना सर्कल को कंप्लीट, ठीक है। अब इस रदरफोर्ड यानी इस एटॉमिक मॉडल से पहले या इन एक्सपेरिमेंट से पहले मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, उसको अपने थोड़ा स्टडी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। मैक्सवेल ने ये बताया, अपने पढ़ते हैं, ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, उससे पहले अपने को मैक्सवेल की थ्योरी के बारे में बताना चाहिए। तो इन्होंने ये बताया मैक्सवेल ने कि अगर हमारे पास में कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लो इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो इसके अराउंड एक फील्ड बनेगी जिसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी स्टेशनरी है तो उसके अराउंड बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो मूविंग है, बॉडी क्या है, मूविंग है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पार्टिकल या बॉडी मूव कर रही है, तो हमने पढ़ा कि उसके अराउंड बनती है मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 7 में कि अगर वो मूविंग है तो उसके अराउंड कौन सी फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। समझे आप लोग ये बात, ठीक है। मैक्सवेल ने ये बताया कि अगर वो मूविंग है और एक्सेलरेटेड चार्ज है, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज यानी अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उस केस में उसकी जो मोशन होगा उसको कहा जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन, और चार्ज को क्या कहा जाएगा, एक्सेलरेटेड चार्ज। तो मैक्सवेल ने बताया कि एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, मूविंग तो है ही, वो मूव हो रहा है और साथ में उसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। तो वो क्या क्या इफेक्ट जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या जनरेट करता है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो तीनों इफेक्ट वो अपने को देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, ऐसी वेव्स जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों
जो है ऑसिलेट करती हैं। कोई भी वेव बनती है उसके लिए क्या होना चाहिए, ऑसिलेशन होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती हैं, ऑसिलेट करती हैं। और जो अपना जो चार्ज है वो चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके एक्सीलरेटेड से मूव करता है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बनती है। तो रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक्स जो है वो क्या है, देखिए क्या होंगे। ये चीज आपको बताई मैंने अभी कि एक्सीलरेटेड चार्ज का इफेक्ट। सो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। नंबर 1 जो ड्रॉबैक है वो ये है बच्चों कि हमारा जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है। इन्होंने कहा ऑर्बिट की बात नहीं की, कहा कि वैसे चक्कर लगा रहे हैं जी। तो अगर ये चक्कर लगा रहा है तो इसका मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में लगातार क्या होता है, हमारे पास में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। वैल्यू चाहे चेंज ना हो लेकिन डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब डायरेक्शन के चेंज होने के कारण मोशन कैसा हुआ, एक्सेलरेटेड हुआ। अब मैक्सवेल थ्योरी ये कहती है कि ये तो फिर एक्सेलरेटेड है तो इसको क्या करना चाहिए, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनानी चाहिए। और अगर इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी, उनका भी बनानी चाहिए, निकलेंगी तो इसकी एनर्जी भी कम होगी। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की। तो इसकी एनर्जी जो है ये अगर मूव होने से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही है वो इसके मूव होने से बन रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण से बन रही है क्योंकि ये मूव हो रहा है। तो अगर इसमें से कुछ एनर्जी निकल जाएगी वेव की फॉर्म में, जो कि हीट की फॉर्म में भी हो सकती है और लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। तो होगा क्या, उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता एनर्जी कम होती जाएगी तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो अपने जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो कितनी होती है, mv²/r। तो जब v की वैल्यू कम होती चली जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी। और जैसे जैसे वो नजदीक आता जाएगा रेडियस के तो उसके ऊपर जो कूलम्ब फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर लगा रही है, उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि वो भी किस पे डिपेंड करती है, आर पे। तो अल्टीमेटली वो अट्रैक्ट होता हुआ कहां पे गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और उस प्रोसेस में जो रेडिएशन है वो लगातार रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो निकलती रहेंगी। क्योंकि जो मूविंग चार्ज है, एक्सीलरेटेड चार्ज होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन का, और एक्सीलरेटेड मोशन हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और अल्टीमेटली वो किसमें फॉल हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस में फॉल हो जाना चाहिए। यानी वो एटम की स्टेबिलिटी को अच्छे से नहीं समझा पाए। ये कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भी ये अलग से बता रहा हूं कि कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है तो वो कौन कौन से इफेक्ट जो है वो जनरेट करेगा। तो उसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तीनों इफेक्ट वो जनरेट करेगा। अच्छा, अब यही पूछा जाता है कि एक्चुअल में रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा। तो आंसर है स्पाइरल पाथ होगा। ये अपना न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था तो ऐसे घूमता हुआ रेडियस कम होती चली जाएगी, तो स्पाइरल की तरह अल्टीमेटली घूमता हुआ कहां पे आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो स्टेबिलिटी को ये नहीं बता पाया, नंबर 1 ड्रॉबैक। और सेकंड जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये इसके अकॉर्डिंग, नंबर 1 तो ये स्टेबिलिटी को ही नहीं बता पाया पूरी तरह से, और सेकंड ड्रॉबैक जो है वो ये है कि रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन होगा उससे
उससे निकलने वाला जो स्पेक्ट्रम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, एक ट्यूब के अंदर में हाइड्रोजन गैस ली तो इसमें से कुछ लाइट जो है निकलती हुई दिखाई देती है, जब अपने इसको हीट करते हैं तो वो लाइट कितने कितने आर्मस्ट्रॉन्ग की है, उन वैल्यू के कलेक्शन को, मान लो वो लाइट 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग की है, दूसरी लाइट है वो 2020 आर्मस्ट्रॉन्ग की है, इस तरह से कोई भी वैल्यूज है, 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ की है, λ1 λ2, यानी क्या किया जाता है बच्चों, एक्चुअल में एक इक्विपमेंट होता है, उस इक्विपमेंट को बोलते हैं हमारा, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जो इक्विपमेंट होता है स्पेक्ट्रोमीटर, थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा था, स्पेक्ट्रोमीटर नई चीज है आपके लिए। स्पेक्ट्रोमीटर एक इक्विपमेंट जो है वो यूज होता है, और वो कब यूज होता है, किसी भी हमारी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है या एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग रेडिएशन के लैम्डा को फाइंड करना चाह रहे हैं। रेडिएशन के लैम्डा का मतलब जो भी उसमें से फोटोन निकल रहे हैं, वेवलेंथ लाइट की निकल रही है या लाइट विजिबल अपने को नहीं है, रेडिएशन निकल रहे हैं, जैसे अपने को सिर्फ 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7800 आर्मस्ट्रॉन्ग की लाइट ही अपने को दिखाई देती है, बाकी रेडिएशन अपने को दिखाई नहीं देती। जैसे अपने फोन में भी लाइट वो जो है अपने रेडिएशन आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, पर अपने को वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो उन सभी वेवलेंथ को मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट, एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज होती है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। तो जो भी लाइट यहां से निकलती है या जो भी वेवलेंथ की इसमें से निकलती है रेडिएशन, उनको मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, और इनके कलेक्शन को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जो वैल्यूज निकली उसको अपन बोल देते हैं स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन से निकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हीलियम को गर्म किया, किसी और चीज को गर्म किया तो उनको उसका स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक होता है हमारा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है, या क्वांटाइज स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर जो है वैल्यू जो है वो कुछ कुछ गैप के बाद आएंगी। सिंपली आप समझिए, डिस्क्रीट का मतलब जैसे 1000 आ गई, फिर अगली जो लैम्डा है वो 2000 आ गई, उसके लिए 5000 आ गई, उसके लिए 7000 आ गई। इस तरह से वो डिस्क्रीट वैल्यूज आएंगी, फिक्स वैल्यूज आएंगी जिनके बीच कुछ गैप होगा, इसको बोलेंगे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। जबकि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हम बोलते हैं उसको जिसके अंदर हर तरह की वैल्यू आती रहती है। जैसे कि अगर एक 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग की लैम्डा की कोई वेवलेंथ आई, अपने पास फोटोन आया, एक 1001 का आ गया, फिर 1002 का आ गया, तो बहुत हर तरह का लैम्डा जो है वो अपने को अगर मिल जाए स्पेक्ट्रम में तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हमारे रदरफोर्ड ने ये बताया कि वो तो सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल क्या करता है, इसके अराउंड घूमता रहता है, न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है ये तो। और हमने ये देखा कि घूमते घूमते अंदर भी गिर जाता है। तो अगर ये इस तरह से घूमते घूमते अंदर गिर रहा है, इसकी एनर्जी कम हो रही है, तो जो एनर्जी इससे रेडिएट हो रही है, जो एनर्जी इससे निकल रही है वो लगातार निकलनी चाहिए। यानी इस समय भी थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर निकलती, हर समय ये निकलती रहनी चाहिए।
और उसकी वैल्यू भी लगातार क्या होती जानी चाहिए, कम होती चली जानी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उसकी रेडियस कम हो रही है उसकी एनर्जी भी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कम हो रही है, क्योंकि वो अल्टीमेटली इसमें गिरने वाला है, रेडिएशन उसमें से निकल रहे हैं। यानी जो रेडिएशन निकलेंगे वो कंटिन्यूस होने चाहिए, उनका जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है 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 घूम रहा है, गिर गया तो उसका पाथ कम हुआ, चेंज होता रहा, लगातार वो एक्सीलरेटेड मोशन में है तो उसे लगातार क्या निकलनी चाहिए, रेडिएशन निकलते रहने चाहिए, पहली बात। और जब लगातार रेडिएशन निकलेंगे तो उनका वेवलेंथ भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब उनके अंदर कोई गैप नहीं होगा, कोई 1000 एंगस्ट्रॉम का होगा तो अगला 1001 का, 1002 का, या हो सकता है पॉइंटों में भी है। बट इन प्रैक्टिस जो भी स्पेक्ट्रम है उनके अंदर एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया कि किसी भी एटम के लिए जो स्पेक्ट्रम होता है, यानी जो लैम्डा निकलते हैं वो कंटिन्यूस होता है। वो स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है, यानी वो डिस्क्रीट नहीं होता, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब सब वैल्यू उसके अंदर पॉसिबल होती है। तो इस चीज को एक्सप्लेन कौन नहीं कर सका, रदरफोर्ड मॉडल नहीं कर सका। तो रदरफोर्ड स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया और ये नहीं बता पाया कि स्पेक्ट्रम एमिट क्यों होता है पहले तो, ठीक है, और अगर होता है एमिट तो उसकी कंटिन्यूस क्यों नहीं होता, वो डिस्क्रीट क्यों होता है, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया, स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाया। इस तरह से इसके ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स आपको ध्यान में रखने। उसके बाद आता है अपने पास में जो है वो बोर मॉडल है। बोर मॉडल जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा उसका यूज जो है, और इसी बोर मॉडल की आगे अपने को जो है ध्यान रखना है, जो आगे अपने जो यूज करेंगे वो इसी से ही यूज करेंगे। जो भी चीजें अपने डेरिवेशन वगैरह करेंगे खासकर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए वो अपने इसी से ही फाइंड आउट करेंगे। तो बोर मॉडल, नील्स बोर ने ये मॉडल प्रपोज किया था। तो इस मॉडल के फर्स्ट पॉइंट अपने समझते हैं। इन्होंने क्या किया ना, सबसे पहले अपने एक सिंपल सा जो है अपने इसकी बातें जो है वो बताते हैं आपको, फिर अपने इसके डिटेल के अंदर जाएंगे। तो इन्होंने मेनली क्या किया कि एक तो इन्होंने ऑर्बिट्स के बारे में जिक्र किया। अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से कहीं पे भी घूम सकते, इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूम सकते हैं। फिर इन्होंने ये भी बताया कि उस ऑर्बिट में घूमने की कंडीशन क्या है, और फिर इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी क्या किया, एक्सप्लेन किया कि क्यों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है, या कोई भी एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्क्रीट होता है। सब कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन उसमें भी कुछ चीजों का एक्सप्लेन करने में ये भी जो है सही साबित नहीं हो सकी। तो सबसे फर्स्ट जो इन्होंने बताया जो आज अपने करते हैं, बाकी अपने धीरे धीरे आगे और स्टडी करेंगे। फर्स्ट को थोड़ा और समझ लेते हैं। फर्स्ट इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है। न्यूक्लियस वाली बात जो रदरफोर्ड मॉडल की थी वो सही है, उसमें इन्होंने कोई दो राय नहीं। थॉमसन मॉडल तो पूरी तरह से गलत था, जिसके अंदर न्यूक्लियस की बात ही नहीं थी। रदरफोर्ड मॉडल में न्यूक्लियस को बताया, इन्होंने भी कहा भी न्यूक्लियस होता है, और इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। उन्होंने भी यही कहा, इन्होंने भी यही कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन उनकी ऑर्बिट फिक्स होती है। यानी ऐसा नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन एक ही रेडियस पे गोल गोल घूम रहे हैं। मान लो किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, सभी ऐसा नहीं है कि एक ही रेडियस पे घूम रहे हैं। हो सकता है दो जो है वो इस तरह से शुरुआत वाले में घूमेंगे, दो थोड़ी दूर घूमेंगे, दो थोड़ी दूर, और उनकी डिस्टेंस भी यहाँ से क्या है, फिक्स है। और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी क्या है, फिक्स है, ऐसा इन्होंने बताया। यानी उनकी तरह नहीं कि बस सर्कुलर घूम रहे हैं, इन्होंने बताया भी फिक्स ऑर्बिट है, उसके अंदर ही वो घूमेंगे। ठीक है, ये इन्होंने कहा। और ये भी कहा कि जिसका कोई उन्होंने प्रमाण नहीं दिया, कोई भी उन्होंने इसका एविडेंस नहीं दिया, कोई भी इनकी स्टेटमेंट जो है इसके फेवर में नहीं दी उन्होंने कहा कि जब ये गोल गोल घूमेंगे फिक्स ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट नहीं करेंगे, जो पूरी तरह से वायलेशन था मैक्सवेल थ्योरी का। इन्होंने कहा कि जब वो इनके अंदर घूमते रहते हैं फिक्स ऑर्बिट्स में, यानी एक निश्चित डिस्टेंस पर उनकी जगह जो है बनी हुई है, वहां ये घूम सकते हैं, लेकिन उस घूमने के दौरान उनका मोशन एक्सेलरेटेड है,
परंतु अपने को ये नहीं पता कि वो रेडिएशन क्यों नहीं एमिट करते। उन्होंने कहा एमिट ही नहीं करेंगे, और प्रैक्टिकली भी यही हो रहा है कि एमिट नहीं करेंगे, स्टेबल है इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रॉन गिर जाता है न्यूक्लियस में। तो इन्होंने कहा ये नहीं पता कि क्यों नहीं होते, क्यों नहीं करते, लेकिन ये है कि करते ही नहीं हो। यानी मैक्सवेल का जो लॉ है उन्होंने कहा इस केस में लागू नहीं होगा कि चार्ज एक्सेलरेटेड है तो भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट नहीं करेगी। इसके संबंध में उन्होंने कोई खास स्टेटमेंट प्रूफ के लिए नहीं दी, ठीक है। और साथ साथ उन्होंने वही बात भी दोहराई जो किसने दोहराई थी, जो किसने कही थी रदरफोर्ड ने, कि जो औसत सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZEE अप टू r² माइनस कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उनको किसी भी रेडियस के अंदर, जो भी उस ऑर्बिट की रेडियस होगी, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कूलम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाली फोर्स के कारण ही उसको मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोर मॉडल का समझ आया। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो मेन बात है वो सभी वही है, तो उन्होंने ऑर्बिट कह दिया और दूसरा उन्होंने ये कह दिया कि ऑर्बिट के अंदर अगर घूमता रहेगा ना तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चेंज नहीं। हाँ, अगर ऑर्बिट से चेंज होता है, वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आता है, फर्स्ट से सेकंड में जाता है, तो वहां पे रेडिएशन रोल प्ले करेंगी, जिसको अपने आगे आगे समझेंगे। तो ऑर्बिट कैसे डिसाइड होती है इसको भी अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ऑर्बिट डिसाइड किस वजह से होती है। उसके लिए आप लोग 11th का टॉपिक थोड़ा स्टडी करके रखिए, एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, देखिए थोड़ा मैं बता देता हूँ यहीं पे, थोड़ा टाइम अपने और लेते हैं इसके अंदर, कि कोई बॉडी जो है वो मान लीजिए सर्कल में घूम रही है, कोई बॉडी, ठीक है, ये कोई बॉडी है सर्कल में घूम रही है, स्पीड है इसकी v, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है m v r। वैसे होता है m v r sin थीटा, लेकिन यहाँ पे जो r है अपनी और जो v है उनके बीच कौन सा एंगल बनेगा सर्कुलर मोशन के केस में 90, इसलिए हमारा जो l है उसकी वैल्यू क्या होती है, ओनली m v r। वैसे तो क्या होती है m v r sin थीटा, मास ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी एंड r। स्पीड क्यों बोल रहा हूं, वेलोसिटी की वैल्यू ले रहे हैं अपनी, इसलिए डायरेक्शन नहीं ले रहे। डायरेक्शन अपने sin थीटा में ऑलरेडी sin क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो उसी का ध्यान रखना है क्या होगी वैल्यू m v r होगी, इसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी m v। तो आज की क्लास में अपने इतना स्टडी करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और आप डिटेल में स्टडी करें, बुक से बहुत सी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, और साथ में MVR के बारे में भी रिवाइज करके रखिए। थैंक यू।